नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित रूप से देखिए, आप सभी अब एग्ज़ाम में जाने के लिए तैयार होंगे। आज 13 तारीख है, 13 तारीख है और महज 10 दिन कुल मिलाकर, क्योंकि 24 तारीख को तो पेपर ही है आपका, तो 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में 6 सब्जेक्ट हैं आपके और 6 सब्जेक्ट की तैयारी आप भरपूर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, मैंने आपसे वादा तो किया था कि सारे सब्जेक्ट का आपको चला जाएगा बहुविकल्पी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश तमाम सारी समस्याएं आ गई और व्यस्तता बढ़ गई और एग्जाम को लेकर। लेकिन आपका हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन सब का जाएगा 3 सब्जेक्ट का, और इसी के बेसिस पे आप और 3 जो हैं वो कर लीजिएगा। आज देखिए, मैं सामाजिक विज्ञान जो मेरा मुख्य विषय है उसका मॉडल पेपर आपको लेकर आया हूं कि कैसा होगा पेपर या कैसा होता है पेपर। समझ में आई बात? कैसे होते हैं प्रश्न और कितना आंसर उसको लिखना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें हम लोग। ठीक है, तो आप इस पेपर को देखिए। ये सत्र 2024-25 आदर्श प्रश्न पत्र है, मतलब एक मॉडल पेपर है। लगभग इसी तरह का आपका पेपर आएगा और एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से इस पेपर का दर्शन आप कर लिए तो इसी तरह का पेपर आपको भयभीत नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो बड़े ही ध्यान से देखिए, सुनिए, और इसी के आधार पर मैं आपको ये भी बताऊंगा अगली वीडियो कल ही, अब क्योंकि मैं खाली हो गया हूं थोड़ा सा, कि एग्जाम में कैसे क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा अंक पाएं। ठीक है, फिलहाल देखिए, विषय सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र है। आप जानते हैं कि अब पढ़ाई लिखाई जो है आपकी बहुत ही संकुचित कर दी गई है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हुआ करते थे, एक एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हुआ करते थे। आज एक पेपर का, एक सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होता है। इसके बाद भी समस्याएं होती हैं। तैयारी बहुत कम आपको करनी है। ठीक है, बस केवल मन लगाकर पढ़िए, आपके नंबर अच्छे आएंगे। देखिए क्या होता है कि आपके लिए समय क्या होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। कितना? 3 घंटे 15 मिनट का होता है। समय आपका कितना होता है? 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। यानी हम लोग जब पेपर देते थे तो यह केवल 3 ही घंटा होता था, लेकिन आज पढ़ने को कम कर दिया गया है, समय को बढ़ा दिया गया है, ये आप जानिएगा। और पूर्णांक 70 का होता है। 30 अंक आपके प्रोजेक्ट के होते हैं। अगर आपका आचार व्यवहार और फाइल वगैरह, फाइल कह रहे हैं, प्रोजेक्ट आप लिखे हैं, तमाम सारी चीजें उसमें, ठीक, जो भी प्रश्न आए हैं और अनुशासन वगैरह ठीक है, तो बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना जी। इसके बाद है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब कोई भी प्रश्न छूटना, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, सारे प्रश्न को आपको करना है। ध्यान देखिएगा, कह रहा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं समय कम था, हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाए, नहीं तो आंसर बहुत अच्छा दे पाते। इसीलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया गया है ताकि आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी हैं। हाँ, खंड आ में क्या है? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, जिनका उत्तर जो OMR शीट पर दिया जाना है। देखिए, ये बच्चे जो रोज क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास ही नहीं करते, बहुत सारे केवल कोचिंग के भरोसे ही अपना काम चला रहे हैं, बहुत तो कोचिंग भी नहीं पढ़ते। ठीक है ना जी। तो उनको आइडिया ही नहीं होता, तो केवल एग्जाम हॉल में अगर वो पहुंच रहे हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जो 20 अंक आपके हैं, ठीक है, 20 अंक के 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक अंक का एक एक क्वेश्चन रहेगा। OMR शीट मिलेगी, उसको बहुत ही अच्छे से उस पर आपका रोल नंबर, पंजीकरण नंबर, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा है कि वार्षिक परीक्षा, सब कुछ उस पर छपा होता है। जहां जो मांगता है उसको आप लिखेंगे, फिर गोले को काला करके उसको भर देंगे। उसी पर आपको ये प्रश्न
कलर, इसके आंसर को कलर करना है। 20 अंक। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान की क्लासों को देख लिया है, एग्जाम टाइम एकेडमी जो चल पाया है, ठीक है, तो आपके 20 अंक जान लीजिए पक्के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आराम से प्रश्न को पढ़ना है, उसके जवाब को क्या कलर कर देना है। ऐसे 4 खाने होंगे, ठीक है, एक वीडियो मैं इस पे बना दूंगा। ABC प्रश्न आपको पढ़ना है और जो भी लगे, देखिए A, B, C और D इस तरह का होता है। जो भी प्रश्न का आंसर लगे उसको आप कलर कर देंगे, यही करना है, इसको लिखना नहीं है। क्लियर? बहुत सारे बच्चे कॉपी जांचते समय हम लोग देखते हैं किसको भी लिखे रहते हैं उत्तर पुस्तिका पे, तो ऐसा नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, इससे आपका टाइम खराब होगा, कोई मतलब ही नहीं। कह रहा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने हैं, जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब एक बार अगर आपने किसी प्रश्न के आंसर को कलर कर दिया तो फिर उसको ना तो काटना है ना तो खुरचना है। समझ में आई बात? नहीं तो उसको गलत ही माना जाएगा। अगर एक बार आपने कलर कर दिया पूरी तरह से गोला, ठीक है, तो उसको मिटाना नहीं है, चाहे वो आपका गलत ही क्यों ना हो। ठीक है ना जी? तो ये तरीका है। फिर आगे देखिएगा, व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना, वो सफेदा जिसे आप कहते हैं उसका भी प्रयोग नहीं करना, वो भी वर्जित है। कह रहा है कि खंड बा 50 अंक का है। खंड बा कितना का है? 50 अंक का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न 1, वर्णनात्मक प्रश्न 2 एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न 2 प्रश्न है। ठीक है, वर्णनात्मक मतलब जिसको आपको लिखना है, सब्जेक्टिव जो होता है। ठीक है, हाँ, तो वर्णनात्मक 1 आपका अति लघु उत्तरी है और वर्णनात्मक 2 लघु उत्तरी प्रश्न है। समझ में आई बात? और एक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है जिस पे 4-5 वीडियो एग्जाम टाइम एकेडमी पर या एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर पर गया है। आप उसको 2 से 3 बार देख लेंगे, आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, आप जान रहे हैं। कह रहा है कि फिर दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो जो मानचित्र आपका है मिलेगा भारत का नक्शा, उसको भरने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको जान ही नहीं पाते हैं कि उसमें क्या करना है। तो मानचित्र का प्रश्न उस पर करके, क्योंकि मानचित्र में आधा नंबर लिखने का, आधा नंबर मानचित्र में होता है, तो लिखकर उसमें निशान या चिन्ह से अंकित करके मानचित्र में उसको अंदर नत्थी कर देना है। कहां? अंदर, लास्ट पेज के नीचे आप घुसाकर उसको धागे से बांध दीजिए। बहुत बच्चे आगे की तरफ नत्थी कर देते हैं, ये गलत है। ठीक है, अंदर डाल के उसको नत्थी कर दीजिए, आपका वो सुरक्षित हो जाएगा। फिर क्या है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करें, मतलब मजबूती से बांधे ताकि कॉपी को इधर उधर करते समय दिक्कत ना आए। फिर क्या है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र का कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यदि कोई बच्चा दृष्टिबाधित यानी दिव्यांग है, जिसकी आंख में दिक्कत है, ठीक है, वो देख नहीं सकता, तो उसके लिए मानचित्र का प्रश्न नहीं होता है, उसके लिए प्रश्न लिखित वाला होता है, उसका लिखित आंसर उसको देना होता है। अब आइए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ठीक है, आप अपनी मोबाइल में देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसको मैंने फैलाया है, अभी इससे छोटा करने के बाद स्पष्ट सुन ले। पहला प्रश्न आपका, आप पढ़ेंगे खंड आ का, क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो आपको ये जबरदस्त टाइप का पढ़ाया गया है, ठीक है, समझाया भी गया है। इसको आप जान रहे हैं कि कहां, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में, तो आपको बताया गया है। आप निश्चित तौर पे पहले आप अपने ज्ञान को चेक करिएगा, इसके बाद इसके आंसर को देखिएगा कि सही किए कि गलत। फ्रांस में कहां राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ? फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और ये कोई पूछ दे कब हुआ है, तो 1789 में। कब हुआ है? 1789 में। देखिए, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका, बस केवल दर्शन करा देना है आपका पेपर। अब यही आंसर, जैसे बी हुआ तो बी आपको, ठीक है, देखिए मैं यहां OMR का भी थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूं, झलक दिखला देता हूं। इसी तरह के आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, A, B, C और D। ठीक है, अब आपको देखें कि ये B है, OMR पे आप जाएंगे और B को क्या कर देंगे, पूरी तरह से गोला कर देंगे, और इस तरह से आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। ठीक है, आप इतिहास में इसको पढ़े हैं,
ठीक है। जब मैं बहुविकल्पी कराया हूं तो इसको बहुत ढंग से कराया हूं, जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब ऊब जाइए तो जाकर वीडियो निश्चित तौर पे देख लीजिए, ठीक है। तो क्या रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, काल्विन को या ज्यूसेपी मैथ्सिनी को? तो आपको बताया गया किसको? ज्यूसेपी मैथ्सिनी को। क्लियर। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें डी ऑप्शन सही है तो फिर OMR पे जाएंगे और डी को कलर कर देंगे। क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी है? सूती कपड़ा मिल, ठीक है, जिसमें भारत एक समय जान लीजिए कि बहुत ज्यादा आगे था, ठीक है, तो उसकी नींव किसने रखी? जॉन राइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एंड्रयू कार्नेगी ने या जेम्स वाट ने? तो आप जानते हैं कि रिचर्ड आर्कराइट ने इसकी नींव रखी है। आपको पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? 1928 से 1934 के बीच आप जान लीजिए ये क्या है? अमेरिका में महामंदी का समय है। 1928 से 29 के बीच ये 29 से 30 ये महामंदी का समय, उसी के बीच की बात पूछ रहा है। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ था? कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानिए कि यहाँ 50% तक गेहूं की कीमत गिर गई थी, तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ था? ए विकल्प सही होगा आपका, कीमतों का गिरना। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ था? गेहूं की कीमत क्या हुई थी? गिर गई थी, ठीक है ना जी। अब देखिए इसके बाद अगला है ये प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब यही है आपका, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा रखा है। इसी तरह से OMR में आपके 4 विकल्प होंगे, A, B, C और D, ठीक है। अब देखिए जेन आयर, रमोना, हॉट केडी या बाइबिल? तो इसका आंसर आप जान रहे हैं, बाइबिल है। अब देखिए यहां आपने पढ़ा प्रश्न और पांचवें के सामने जाकर आपने क्या कर दिया? डी को कलर कर दिया। आपका एक नंबर क्या हो गया? श्योर हो गया। उसी तरह से फिर कह रहा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो देखिए समुदाय का मतलब होता है एक विशेष लक्षण वाले लोगों को एक समुदाय में रखे जाते हैं। जैसे एक तरह की भाषा बोलने वाले को हम एक विशेष समुदाय कहते हैं। जैसे जो बेल्जियम है, ब्रुसेल्स है जिसकी राजधानी, वहां पर 3 भाषा के लोग रहते हैं, तो एक एक भाषा का अपना ग्रुप होता है, अपना समूह होता है। समझ में आई बात? तो इस चीज को आपको जब पढ़े होंगे तो बताया गया होगा। अब देखिए उसके आधार पर आंसर टिक करेंगे। एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपयुक्त में से सभी नहीं। क्या इसका आंसर होगा? इसका एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, एक भाषा बोलने वाले लोग एक तरह की सरकार का चुनाव करते हैं। क्लियर? तो इसका आप कौन सही होगा? विकल्प ए सही होगा, ठीक है। उसी तरह से 7वां देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। संघीय सरकार का लक्षण नहीं है, ठीक है, संघीय सरकार का लक्षण नहीं है। तो देखिए कठोर एवं लिखित संविधान ये हो सकता है, शक्तियों का केंद्रीकरण यही नहीं है, क्योंकि संघीय सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। शक्तियां राज्यों के बीच बटी होती हैं, ना कि केवल केंद्र के हाथ में होती है। जैसे भारत क्या है? राज्यों के एक संघ है। भारत देश क्या है? राज्यों के एक संघ है। यहां संघीय सरकार कार्य करती है। केंद्र में भी एक सरकार चलती है, ठीक है, और राज्यों की अपनी अपनी सरकार चलती है, ठीक है। लेकिन सभी राज्यों को मिलाकर एक केंद्र भी होता है। जैसे यहाँ का केंद्र का मुखिया कौन होता है? PM होता है, और सभी राज्यों के लिए CM होता है, यानी आपका
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसा, ठीक। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं होता है, यानी कि 7वें का बी सही होगा, ठीक है। यही उसकी विशेषता नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, नहीं, ठीक है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, नहीं पूछा भाई, नहीं, क्लियर। कह रहा है कि श्रम का लैंगिक विभाजन, ये तो है, श्रम का अगर आप लिंग के आधार पर विभाजन करते हैं तो ये क्या करेगा, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देगा, ठीक है। दूसरा है जैविक बनावट। जैविक बनावट यार मतलब प्रकृति रूप से अगर महिला पुरुष कोई है, ठीक है, तो ये कोई अंतर का कारण नहीं है, ये तो प्रकृति ने महिला पुरुष बनाया है। इसका ये मतलब नहीं कि महिलाएं कमजोर होती हैं, ठीक है, या पुरुष बहुत ज्यादा योग्य होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको भी समान रूप से शिक्षा का अधिकार दे दिया जाए, बोलने का अधिकार दे दिया जाए, ठीक है, अपनी बात को रखने का अधिकार दे दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। तो जैविक जो बनावट है कि नर मादा के आधार पर, ठीक है, उसमें लैंगिक असमानता आ रही, तो यही नहीं है। बाकी देखिए समाज का पितृ प्रधान होना, ये भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ये भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या सही होगा आपका बी, ये नहीं है आधार, बाकी सभी हैं कारण। कह रहा है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। सांप्रदायिकता मतलब किसी जाति धर्म, ठीक है, को लेकर जब कोई विवाद होता है समाज में, ठीक है, तो उसे हम सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। जब इस तरह की भावना को लेकर समाज में तमाम तरह के क्या हो आतंकी चीज, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। तो कह रहे इसका समस्या प्रारंभ होती है जब क्या हो, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर हम सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ कब होगी, जब राष्ट्र को ही धर्म का आधार मान लिया जाए, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें ध्यान दीजिएगा यहीं से जन्म लेंगी। धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कुछ धर्मों को ही प्रधानता दी जाए तो दिक्कत आएगी, लेकिन धर्म को ही अगर राष्ट्र का आधार मान लिया जाएगा तब तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब इसमें ए और डी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सही क्या है आपका, ए सही है, ठीक है, कि जब कोई देश धर्म से चलने लगेगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि धर्म एक विशेष जाति को क्या करता, आगे बढ़ाता है, सभी को आगे नहीं बढ़ाता। जबकि धर्म जिसके लिए बना था, जो ईश्वर का नाम लेकर चलता है, ईश्वर ने इस तरह का कोई भेदभाव नहीं, बस मानने वालों के लिए ये सारी चीजें हैं और मानने वाले ही इसको इस तरह की चीजें बना दिए हैं। तो इसका 9th का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची आपको जब पढ़ाया गया होगा तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय आपको बताए गए होंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको और चीजें बता दे रहा हूं। देखिए प्रतिरक्षा, ठीक, प्रतिरक्षा, अगर सुरक्षा की बात करें तो ये किस में है, ये संघ सूची में है, ठीक है, संघ सूची में है, ठीक है। मुद्रा ये भी संघ सूची में है, ये भी संघ सूची में है, ठीक है। और विदेशी मामले ये भी संघ सूची में, ये तीनों संघ सूची में। शिक्षा जबकि ये समवर्ती सूची में है, समवर्ती जिस पर राज्य और केंद्र दोनों साथ साथ कानून बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों का अधिकार होता है, केंद्र का भी और राज्य का भी। तो यही नहीं है, क्योंकि ये किस में है, समवर्ती सूची में है, किस में है, समवर्ती सूची में, इसलिए इसका सी सही होगा, शिक्षा, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं देखिएगा संघ, राज्य और समवर्ती, बहुत तो नहीं, अगर मैं कुछ चीजें आपसे बता दूं, ठीक है, तो आप देखिएगा ये तीन चीजें तो हो ही गई, क्या, सुरक्षा, ठीक है, मुद्रा, विदेशी मामले। विदेशी मामले कहां हैं, ये संघ सूची में है। इसके साथ साथ अगर और रेलवे बैंक, रेलवे
और बैंकिंग व्यवस्था, ये कहाँ है? संघ सूची में है। राज्य सूची की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पुलिस, टोल टैक्स, कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस, टोल टैक्स, कृषि, स्वास्थ्य, ये राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। ठीक है, सिंचाई और पंचायत, सिंचाई भी कर लीजिए, सिंचाई और पंचायत, ये क्या है? राज्य सूची के। जबकि समवर्ती सूची की बात अगर मैं करूं, समवर्ती सूची में शिक्षा, समाचार, शिक्षा, समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक है, और क्या क्या? दो चीजें और देखिए, रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या है, और शादी उदी के जो मामले हैं, ये किस में है? ये समवर्ती सूची में है। समझ में आई बात? तो इससे आपका एक तैयार भी हो गया कि आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। पंजाब में देखिए नदियों के द्वारा सिंचाई होती है, तो वहां जो है जल अधिक भरने से, अधिक सिंचाई होने से क्या हो जाता है? भू संकुचन का या भूक्षरण का मुख्य कारण यही है। क्या देखिएगा? गहन खेती नहीं, वनोन्मूलन नहीं, अधिक सिंचाई। वहां भी जो भी भूमि को नुकसान हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अधिक सिंचाई के कारण हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित जो जहां ज्यादा होता है उसका अधिक, वहां अधिक पानी मिल जाता है, क्योंकि पंजाब मतलब नदियों से ही निर्मित है वो। पंजाब 5 नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है वह राज्य, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। ठीक, आप मतलब होता नदी, ठीक है, और नदियों के द्वारा जो मिट्टी या दोआब, जैसे 2 नदियों के द्वारा अगर बना है तो दोआब कहेंगे, 5 नदियों के द्वारा बना पंजाब कहेंगे। क्लियर? हाँ, देखिए इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। भाखड़ा, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी। तो आप देखिए आपको बताया गया, पढ़ाया गया, इस तरह का अगर आएगा, भाखड़ा नांगल बांध कहां है? भाखड़ा है सतलज नदी पर। कहां है? सतलज नदी पर। का के साथ 3 को मिलाना है, तो देखिए का के साथ 3, ए और सी ऑप्शन में का के साथ 3 मिला है। अभी 2 क्लियर करिए। हीराकुंड मैंने आपको पढ़ाया है कि हीरा महान होता है, इस तरह महानदी से संबंधित है, यानी खा में 4। अब देखिए खा में 4 कौन सा सही? अब देखिए का में 3 और खा में 4, यानी आपका 2 ही विकल्प अगर आपको आ रहा है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्लियर? यानी सी ऑप्शन सही है। बाकी इसी में आप देख सकते हैं गा, ठीक है, ये सी को गा समझिए। सरदार सरोवर, ठीक है, कहां है? ये नर्मदा नदी पर है। कहां है? नर्मदा नदी पर। और टिहरी कहां है? टिहरी है भागीरथी नदी पर। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही है, और सी जाकर आप OMR में सही कर लीजिएगा। ठीक है ना जी? आगे देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था एकदम 100% समझाया है। प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब जब मनुष्य ने सबसे पहले, ठीक है, यहां अपना जीवन यापन शुरू किया, तो वह प्रथम बार जो काम किया था, ठीक है, क्या किया होगा? शिकार किया होगा, फिर क्या किया होगा? मछली पकड़ा होगा, मत्स्यन किया होगा, फिर क्या किया होगा? पशुपालन किया होगा, फिर किया होगा कृषि, फिर खनन। तो ये सब प्राथमिक में आते हैं। किसमें? प्राथमिक में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया द्वितीयक आर्थिक क्रिया में क्या आता है? आपके निर्माण, विनिर्माण, उद्योग आते हैं। तृतीयक में क्या आते हैं? बैंकिंग और सेवाएं आती हैं। ठीक है, होटल, परिवहन, संचार, ये सब तृतीयक में आती हैं। ठीक है, अब इस आधार पर देखिए कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। नहीं है मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। मछली पकड़ना मैंने कहा ये है, कृषि भी है, गुड़ बनाना, ठीक है, ये प्राथमिक में ही आएगा, लेकिन डेयरी जो है ये प्राथमिक में नहीं आएगी। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, अगर कूट बनाया है, कूट बनाया है, तो केवल का, गा और का नहीं है प्राथमिक में।
देखिए इसने ऑप्शन जो सेट किया है, अगर इस तरह से देता तो घा तो 100% नहीं, घा इसमें है और घा इसमें है, ठीक है, घा इसमें है और ये, तो देखिए अगर इसको कूट सही करना होता, कूट के हिसाब से देखना होता, तो एक बात देखिएगा मैं बता दूं, गुड़ बनाना भी आपको कुटीर उद्योग में आ जाएगा, गुड़ बनाना भी क्या आ जाएगा, कुटीर उद्योग में आ जाएगा। अब इसने ऑप्शन भी उस हिसाब से नहीं सेट किया, नहीं तो गा और घा सही होगा, क्या गा और घा सही होगा, इस तरह से कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया है गा और घा लेकर, ठीक है, गा और घा को लेकर कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया, इसलिए ये प्रश्न ऑप्शन के हिसाब से गलत है। इसका सही क्या होगा, गा और घा, क्योंकि गुड़ बनाना उद्योग में आता है और डेयरी भी आपकी क्या आती है, उद्योग में ही आती है, क्योंकि वहां दूध की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना जी। आगे देखिए इस तरह के पेपर, अब देखिए यहां मिस्टेक कर दिया है, इस तरह के पेपर में भी आ जाता है अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो। कह रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किसके आधार पर, जब आपको पढ़ाया गया होगा आपकी क्लास में, मैंने भी पढ़ाया है तो ध्यान दिए होंगे, क्या रोजगार के आधार पर नहीं, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर नहीं, उद्यम का स्वामित्व के आधार पर। यही आपको बताया गया है कि जो कंपनी है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का संचालक वो कौन है, ठीक है। अगर कोई भी उद्योग किसी सरकार के हाथ के द्वारा संचालित हो रहा है या सरकार चला रही है तो उसे हम सार्वजनिक कहते हैं, अगर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति चला रहा है तो उसे हम निजी कहते हैं, जैसे अडानी हुआ, अंबानी हुआ, टाटा बिरला हुआ, ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति की संस्था है इसलिए निजी संस्था है। लेकिन वहीं भेल गेल है तो ये क्या है, सार्वजनिक चीज है, रेल है ये सार्वजनिक चीज है, समझ में आई बात, तो वो सरकार चला रही है, तो इसका क्या होगा, उद्यम का स्वामित्व, मतलब मालिक कौन है उसके आधार। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूक्षरण मतलब भूमि के गुण यानी उर्वरता कम हो जाना, भूमि की उर्वरता कम हो जाना क्या कहलाता है, भूक्षरण कहलाता है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग नहीं, अनुपजाऊ, यदि भूमि अनुपजाऊ हो जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, भूक्षरण कहेंगे, क्या कहेंगे, भूक्षरण कहेंगे। कह रहे इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है, संयुक्त वन प्रबंधन, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। देखिए जब आपको पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा, ठीक है, कि तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है, तो बीज बचाओ आंदोलन जो है ये समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है, बीज बचाओ किसी संस्था के द्वारा किया जाता है, समुदाय इसमें कोई काम नहीं कर सकता, रिसर्च सेंटर द्वारा किया जाता है, ठीक है ना जी। आगे देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। अब व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, किसके द्वारा व्यापार अवरुद्ध होता है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। कह रहा है सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। कह रहा है कि सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो मैं बता दूं, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, ठीक है, WTO, ठीक, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, 1995 जो बना है 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, इसका उद्देश्य जो ये व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देना नहीं है, व्यापार अवरोधकों को घटाना है, समझ में आई बात, घटाना है ना कि बढ़ावा देना है। बाकी अवरोधकों का यूज अपना अपने देश अपने अपने तरीके से करते हैं, उसी वस्तुओं का आयात करते हैं जो उनके लिए जरूरी हो, जो उस देश में पैदा ना हो, क्योंकि अगर वो सभी वस्तुओं का आयात करने लगेंगे तो उनके यहाँ के उद्योग मार खा जाएंगे, ठीक है, उद्योग विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वह गलत है, बाकी सभी क्या है, सही है। कह रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा होगा, ठीक है, भूमिहीन मतलब जिसके पास कृषि की जमीन ही नहीं है, उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए
उपज का ज्यादा समर्थन, जब भूमि ही नहीं उनके पास है तो उपज का मूल्य कम दो या ज्यादा दो, क्या मतलब है उनके लिए, ठीक है। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आप कितनी जनता को विदेश में ले जाकर बसाएंगे, ठीक है, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। फिर कह रहा अधिक मजदूरी देना, ठीक है, ये ज्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि यदि उनको अधिक मजदूरी दी जाएगी, ठीक है, तो उनका लालन पालन, उनका विकास अच्छे से होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मैं आपको बताया था कि परंपरागत का मतलब होता है पुराने समय से जो लोग जिनको ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे पुराने समय का मतलब प्राचीन काल से, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम कोयला, और जो आपकी गैस है, इसको पुराने समय से यूज हम कर रहे हैं ईंधन के रूप में। उससे नया क्या चीज खोजा गया इसकी बात देखना है। कोयला ये तो पुराना ही परंपरागत है, पेट्रोलियम ये भी है। भूतापीय ऊर्जा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय या गैर परंपरागत संसाधन है, समझ में आई बात। बाकी सभी क्या है, पुराने यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। इस तरह से अब देखिए 20वां क्वेश्चन है और बहुविकल्पी का लास्ट है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपको बताया गया कि ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में अपना कारोबार करती है, बहुत सारे देशों में अपनी कंपनी लगाती है। जैसे आप देखेंगे हुंडई क्या है, हुंडई भारत में भी है, ठीक है, जापान में भी है, और बहुत सारे देशों में अपना काम कर रही है वो, ठीक है। उसी तरह से क्रेट हुंडई है, उसी तरह से किया है, ठीक है। आपके यहाँ की जो टाटा है अन्य देशों में जगुआर करके बनाती फोर्ड कंपनी। तो ऐसे कपड़े में, गाड़ियों में बहुत सारी कंपनी है जो बहुत सारे देशों में काम कर रही है। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए कि कौन सा इसमें सही होगा। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। तो ये देखिए सभी चीजें हुई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अगर वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव, वैश्वीकरण मतलब सारी देश की अर्थव्यवस्थाओं को एक में मर्ज कर दिया जाए, एक में मिला लिया जाए, मतलब आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को ही हम बहुराष्ट्रीयकरण कहते हैं, ठीक है। इससे ये सभी चीजें हुई हैं, यानी डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से आपके OMR पर 20 के 20 अंक मिलेंगे अगर आप प्रश्न को इस तरह से पढ़ेंगे और जवाब देंगे तो, ठीक है। अब देखिए खंड बा आ गया आपका। इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना लिखना है, ठीक है। देखिए खंड बा के ये जो है प्रश्न, यहां निर्देश दिया गया होगा 80 शब्दों में लिखना है। कितना, 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये ऐसे अंदर चला गया, लेकिन आप जान लीजिए 80 शब्दों में इसके आंसर लिखना है। 80 शब्द। आप एक लाइन में 5 से 6 शब्द लिखते हैं, एक लाइन में 5 से 6, कोई बच्चा 8 लिखता है, लेकिन मानक 6 शब्द का अगर मानिए, ठीक है, तो आप समझिएगा लगभग ठीक 6 दहा में 60, ठीक, एक पेज लगभग आप लिख कर जाइए इसको। कितना, एक पेज, क्योंकि 2 + 2 4 अंक का है। ये कितने अंक का है, 4 अंक का है। अगर एक पेज में इसका अच्छे से आंसर लिखते हैं तो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल पाएगा। 2 में आधा तो कोई भी लिखता है, मिल जाता है, लेकिन 4 में 3 पाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा, और 4 में 4 पाने के लिए बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। कह रहा है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। जब महामंदी हो जाती है तो आप जानते हैं कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाता है, लोगों के पास आमदनी नहीं होती, पैसा नहीं होता, इसलिए वह वस्तुओं को खरीद ही नहीं पाते और अर्थव्यवस्था पूरी रिवर्स चलने लगती है। समझ में आई बात। उसका असर भारत में भी पड़ता है, लोगों की आय कम होती है, लोगों के पास रोजगार कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस तरह के बहुत सारी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर देखिए अथवा टाइप के प्रश्न देखिएगा, एक ऊपर प्रश्न रहा होगा कोई, दोनों में से एक ही करना है आपको। फिर दूसरा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित
पुष्टि कीजिए। सत्ता की साझेदारी मतलब लोकतंत्र की आत्मा क्या है कि जिस देश में कई सारे दल होंगे, ठीक है, उसमें सभी लोग उस देश की सरकार में भागीदार होंगे, जो लोकतंत्र को जीवित रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। क्योंकि एक ही पार्टी रहेगी तो जानते हैं कि वो निरंकुश हो जाएगी, जैसा जनता चाहेगी वैसा नहीं होगा, जैसा वो चाहेगी वैसा होगा। लेकिन लोकतंत्र तब वो सही से विकास नहीं हो सकता सभी का, ठीक है। तो इसको आप कितना 80 शब्द में लिखेंगे और अच्छे से अच्छा नंबर पा जाएंगे। जैसे भारत में क्या है, भारत लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र है तभी हर लोग का अधिकार है, हर लोगों का अपना कर्तव्य है और हर लोग सरकार के चुनने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ठीक है। जैसी सरकार आप चाहते हैं वैसी सरकार बन के आती है। समझ में आई बात? इसीलिए, और ये तब हो पाएगा जब बहुत सारे दल होंगे, ठीक है ना जी। तो इसको आप कितना 8 से 10 या 15 लाइन में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, फिर कह रहा है कि या ये करिए या करिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति का कथन की व्याख्या करिए, ठीक है। आप जान रहे हैं कि भारत में इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं कि आदमी विकास को ध्यान में नहीं रखता, ठीक है, विचार को ध्यान में नहीं रखता, पार्टियों की जाति को ध्यान में रखकर वोट देता है और यही कारण है कि सही से भारत का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक। जाति आधारित जब राजनीति होगी, धर्म आधारित राजनीति होगी तो उस देश का विकास तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस जाति की सरकार बनेगी वो अपनी ही जाति पर विशेष ध्यान देगी और भारत बहु जाति वाला देश है और बहुधर्म वाला देश है। इसलिए विकास पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि जाति और धर्म विशेष आधारित राजनीति करनी चाहिए। तो इस कथन में आपको यही चीज बताते हुए अपने आंसर को लिख देना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि तीसरा पर आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण बताइए। अब बताइए, आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब ऊर्जा होगी, ऊर्जा का मतलब पेट्रोलियम हो, कोयला हो, ठीक है, हाँ, तभी गैस हो तब उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि उद्योगों के विकास में, परिवहन के विकास में, आज तो आप देखिए खाना अगर रसोई गैस नहीं है तो निश्चित तौर पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, एक दिन भी बनाने में। तो आर्थिक विकास में ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आई बात? आज तो बिना ऊर्जा की कल्पना ही नहीं की जा सकती किसी देश के आर्थिक विकास की, ठीक है। इस तरह से अपने आंसर को आप सजा देंगे। कह रहा है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि परिवहन और संचार के माध्यम से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति प्रदान होती है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाते समय, ठीक है, या आप जहां पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको अध्यापक बताए होंगे कि आप सीधा सीधा मतलब सोच लीजिए, उस गांव का विकास नहीं हो पाता जहां सड़क नहीं है, जहां क्या टेलीफोन या मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, उस गांव का विकास आप देख लीजिए। जो सड़क के किनारे गांव बसा है उसका विकास देख लीजिए। क्योंकि सारी चीजें आज दूर संचार से जुड़ गई हैं और परिवहन के साधन से। आप स्कूल जाना है, आपको अपने माल को बाजार तक पहुंचाना है, आप बीमार हैं, अस्पताल जाना है, तो सारी चीजें किससे जुड़ी हैं? परिवहन से। अगर परिवहन के साधन है तो विकास अच्छे से होगा। और यदि आप देखिए फोन से हर सारी बातें हो जा रही हैं कि क्या काम हो रहा है, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, तो नेटवर्क का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इन सभी चीजों को, परिवहन हुआ, संचार हुआ और आईसीटी मतलब जो तकनीकी का विकास है, ये सभी चीजें क्या हैं? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा कहलाती हैं। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, ऐसी कंपनियां जो बहुत सारे राष्ट्रों में काम करती हैं, वह अपने उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या करती हैं? ऐसी जगह पर कंपनी लगाती हैं जहां पर डिमांड ज्यादा हो। जिस वस्तु का भी वो निर्माण कर रही हैं उसकी डिमांड ज्यादा हो, ठीक है। दूसरी बात कि जिस कच्चा माल, ठीक है, वहां उपलब्ध हो और सस्ते श्रमिक वहां उपलब्ध हो। समझ में आई बात? कच्चा माल वहां उपलब्ध। जैसे हम कह रहे हैं कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, लोहा उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री डाल देंगे तो क्या वो लागत कम आएगी? नहीं। हम उसके लिए कहां, झारखंड में फैक्ट्री डालेंगे जो खानों के जस्ट करीब है, ठीक है, तो हमको लागत कम आएगी,
ठीक है, वहां कोयला भी आसानी से मिल जाएगा, वहां श्रमिक भी आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर लोहे के संबंधित उद्योग डालना है तो कहां डालना है, झारखंड में डालना है, मध्य प्रदेश में डालना है। लेकिन यदि हम कोई उत्पादन ऐसा लगा रहे हैं, जैसे हम गेहूं की चक्की लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम आटा पीस के उसको हम मार्केटिंग करेंगे, तो वो हम कहाँ, झारखंड में लगा देंगे तो क्या उत्पाद लागत कम आएगी? नहीं, वो हम उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब जो है, ऐसी जगह पर कृषि उत्पाद ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सस्ती कीमत पर कच्चा माल मिल जाएगा, श्रमिक मिल जाएंगे, जिससे लागत कम आएगी। समझ में आई बात? हाँ, ये चीज आप समझिएगा। कह रहे अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का काम उल्लेख कीजिए। अच्छे बाजार क्या होता है? अच्छा बाजार वह होता है बाजार जहां आपको सभी तरह की वस्तुएं, आवश्यकता से संबंधित सभी वस्तुएं मिल जाएं और कीमत सस्ती हो, उनकी कीमत सस्ती हो, उनके गुण वो गुणवत्तापूर्ण हो, मतलब अच्छी भी हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो, सस्ती हो, ठीक है। और सभी तरह की वस्तुएं जिस बाजार में मिल जाए वो बाजार क्या है? अच्छा माना जाता है। तो इसी तरह से आपको 4 से 6 लाइन में इसका जवाब दे देना है। फिर कह रहे 150 शब्द। अब 150 शब्द का मतलब ये होता है कि आपको लगभग ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है। आप ऐसे समझिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है क्योंकि देखिए 2 + 2 + 2 में बटा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप साधारण भाषा में अगर समझें तो 3 पेज जाना चाहिए। कितना? 3 पेज जाना चाहिए। 150 शब्द लिखना, 50-50 शब्द एक एक पेज में आप लिखेंगे अच्छे से, सुंदर सजाकर, ठीक है, तो आपको नंबर मिल पाएगा। मैं प्रश्नों को पढ़कर केवल आपको बता सकता हूं कि आप अपने प्रश्न को कैसे सजाएंगे, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो आपकी आदत है कि हम लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन यदि नंबर ज्यादा पाना है तो वीडियो तो लंबा देखना पड़ेगा। कह रहे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिएगा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा, इसके बाद क्यों चलाया महात्मा गांधी ने, इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बाद 2 कारण को उल्लेख कर दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। फिर क्या, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह का अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो इसमें महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह, आप जानते हैं कि चंपारण है, अहमदाबाद मिल है, इस तरह की सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। आप उसका उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। कह रहा है फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र तभी संभव है जब राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, ठीक है। जब एक ही दल रहेगा तो राजतंत्र की तरह से निरंकुश हो जाएगा, ठीक, समझ में आई बात? बहुत सारे दल रहेंगे तो लोकतंत्र का सही मायने निकल कर आएगा, ठीक है। इसके बारे में 4 कार्य लिखना है, आराम से आप लिख ले जाएंगे। फिर कह रहा है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सही बात है कि लोकतंत्र है तो जनता हर 5 साल में, सरकार अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो उसको क्या कर देती है? फिर से हटा सकती है। लेकिन राजशाही है तो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वह सबसे बेहतरीन तरीका है। समझ में आई बात? तो इसके बारे में देखिए, आप देखिए पहले आपको समझाना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए 2 अंक दिए गए, फिर 4 कार्यों के लिए 1-1 अंक दिए गए हैं। तो ये ध्यान देना है आपको कि अंक कैसे डिवाइड है और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। फिर कह रहा है कि मृदा का अपरदन, मृदा का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? ठीक है, मिट्टी का अपने स्थान से कट कर, ठीक है, बह जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन 2, पहले 2 में क्या है? मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। फिर 2-2 नंबर का 2 वर्णन करना है, ठीक। मृदा अपरदन हो जाएगा तो जानते हैं धरातल असमतल हो जाएगा, मिट्टी से उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? बह जाती है कटकर। तो ये 2 कारण आप लिख देंगे, आपका नंबर एकदम श्योर हो जाएगा कि 6 नंबर नहीं तो 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर कह रहा है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि? तो देखिए भारत में मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब किस में आता है? ये सब मोटे अनाज में आते हैं। रागी, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज में आते हैं, ठीक है। कह रहा कि इसकी पैदावार कैसे? चूंकि इस समय मोटे अनाज को डॉक्टर
क्योंकि हमको पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाने की आदत पड़ती जा रही है। ये सब चिकनी चीजें हैं जिससे आंत संबंधी तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो मोटे अनाज में फाइबर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए अपनी आंतों को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, रोग रहित बनाने के लिए आपको फाइबर युक्त अनाज खाने की जरूरत है। ऐसे डॉक्टर बनाते हैं, इसलिए उसी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। जबकि ये चीजें ज्यादा नहीं बोई जा रही हैं, तो इसी की खेती को आगे करने की बात की जा रही है। तो आप इसका उल्लेख कर देंगे कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं। इनके 3 कारण होते हैं। असंगठित क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जिसमें ना तो काम का प्रकार निर्धारित होता है, ना तो काम का घंटा निर्धारित होता है, ना तो मजदूरी निर्धारित होती है, ना तो अवकाश निर्धारित होता है, ठीक है। कुछ भी निश्चित नहीं होता, उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में केवल मजदूरों का क्या होता है, शोषण होता है, ठीक है ना जी। तो इसे पढ़ाया गया, समझाया गया है। जाके एक बार देखिएगा और लिखने का, लिख लिख के समझने का प्रयास करिए, ठीक है। लिख लिख कर आपको आंसर बहुत आसानी से एग्जाम में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, आपको बताया गया, ठीक। SDR या SD ह्यूमन डेवलप्ड, SDI ये सब बताया गया है, ठीक। SDR क्या है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक हिंदी में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसको UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या क्या 3 चीजें मुख्य हैं जिसके आधार पर किसी भी देश के विकास को निर्धारित किया जाता है। समझ में आ गई बात, क्या, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य, ठीक है, जीवन प्रत्याशा जिसे आप कह सकते हैं। इसको आप लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा आपके ये प्रश्न आ गए, ठीक। मानचित्र से संबंधित प्रश्न, मानचित्र से संबंधित प्रश्न, इसको थोड़ा व्यवस्थित देख लीजिए, क्योंकि ये आपको 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में आपको 10 नंबर देके जाते हैं। 2 से 3 मिनट में 10 नंबर देके जाते हैं और इससे संबंधित वीडियो आपको बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र पर इस बिंदु वाले चिन्ह से क्या है, दर्शाना है। सही अंक के लिए, सही अंकन के लिए आधा प्लस आधा अंक निर्धारित है। पहला कह रहा है वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, ठीक है, आपको पता है, अमृतसर में। कहां, ये जलियांवाला बाग कहां है, अमृतसर। अमृतसर कहां, पंजाब में। तो पंजाब में आप जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे, जैसे एक मैप आपको मिलेगा इसी तरह का रहेगा वो, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर वीडियो देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। इसी तरह का एक मैप मिलेगा आपको, ठीक है, एकदम खाली रहेगा, उसमें राज्य जो कुछ दिखाए नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपके एकदम क्लियर ऐसे होगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहां है। जैसे पहला ही प्रश्न है, पहले प्रश्न को क्या करेंगे, पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर लिखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर नगर में, पंजाब में हुआ था, ये लिख देंगे। इसके बाद पंजाब आपका यहां है, ऐसे करेंगे यहां, और यहां लिखेंगे अमृतसर पंजाब, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा। 1919 भी आप लिख सकते हैं, 13 अप्रैल 1919। तो 1 नंबर, आधा नंबर वहां लिखने का, आधा नंबर यहां का, 1 नंबर आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, ठीक है, हाँ, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था। तो आप जानते हैं कि नमक कानून, दांडी मार्च के दौरान, ठीक, जो गांधी जी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था, उस स्थान को डिनोट करना है और मैप में उसको क्या दिखा देना है, ठीक है ना जी। हाँ, फिर कह रहा है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, तो नील की खेती कहां, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार।
ये दूसरे प्रश्न का आंसर आपका गुजरात से रिलेटेड है, तो गुजरात यहां है, ठीक है। गुजरात कहां है? गुजरात में जाएंगे और दूसरे प्रश्न का आंसर नमक कानून। यहां तीसरा प्रश्न कहां? बिहार से संबंधित है, बिहार चंपारण, तो ये आपका बिहार है, ठीक है। नील की खेती लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 3 प्रश्न हो गया। फिर कह रहा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने, या अहमदाबाद सूती मिल है, तो देखिए अहमदाबाद भी गुजरात का ही एक शहर है, यहां सूती मिल वाला लिख देंगे ऐसे निशान लगाकर। तो 2 ऑप्शन आपके कहां हो गए? गुजरात से रिलेटेड हो गए। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? ये आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, इसके बाद जाकर कहां ऑप्शन को निशान के द्वारा चिन्हित करके लगा देंगे। अब देखिए ये जैसे इतिहास का मैंने बता दिया, इतिहास था ये, उसी तरह से ज्योग्राफी का आएगा। क्या आएगा? ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चन। देखिए पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह इस वर्गाकार चिन्ह के द्वारा दिखाना है। कहां? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। तो पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे, ये है आपका पश्चिम बंगाल राज्य, और यहां वर्ग के आकार का एक चिन्ह बना देंगे और यहीं लिख देंगे पश्चिम बंगाल का एक क्या? उद्यान, ठीक है। फिर कह रहा है कि नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्हित करिए। तो नर्मदा नदी पर बना बांध, ठीक है, यहां आपकी नर्मदा नदी है, तो यहां एक ऐसे चिन्ह लगाकर मैप मिलेगा, ठीक है। आप लिख देंगे नर्मदा नदी ऐसे बहकर जाती है यहां पर, ठीक है, लिख देंगे नर्मदा नदी का एक बांध। फिर महानदी को चिन्हित करिए। महानदी देखिए उड़ीसा में प्रवाहित होती है, तो इस तरह का निशान बनाकर लिख देंगे महानदी, महानदी। फिर कह रहा है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ठीक है, झारखंड राज्य, ये आपका बिहार के नीचे झारखंड है, तो यहां निशान लगाकर लिख देंगे कोयला क्षेत्र, ठीक है। कि कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, तो भारत का पूर्वी तट ये है, ये पश्चिमी है, यहीं आप लिखा लगाकर कहते हैं विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मैप का 10 का 10 नंबर आपको मिल जाएगा, 5 इतिहास से और 5 भूगोल से। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है? ये मॉडल पेपर था, इसी तरह के आपका प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है। आप निश्चित तौर पे 70 में से कम 65 अंक पाएंगे अगर आप इस तरह से पेपर को किए। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। इसी तरह से आपको अगला हिंदी का पेपर चला जाएगा मॉडल, ये सामाजिक अध्ययन का था। आप एग्जाम टाइम एकेडमी को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके भविष्य से जुड़ा हुआ ये चैनल है, आपको एक दिन जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो तैयारी करते रहिए और आपको एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।